एक रिटेल इन्वेस्टर और एक एचएनआई के पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या होता है? जो रिटेल क्लाइंट होता है वो भावनाओं में बह जाता है। आज देखते हैं अरे मार्केट चल रहा है, सब पैसा बना रहे हैं, चलो मैं भी बैटिंग गंगा में हाथ धो लूं। सबसे बड़ा सपना क्या होता है रिटेल क्लाइंट का? पहला घर लेना। वो घर लेना इतना बड़ा हो जाता है, उस घर लेने के चक्कर में सारी जिंदगी निकल जाती है। एक एचएनआई अगर मैं देखूं तो हिज किड्स आर सिटिंग विद मी, दे आर फाइनेंशियली एजुकेटेड। एक एचएनआई का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? उनके पोर्टफोलियो में आप अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 30 साल पहले की बात, the FD rates Shubh was about 14%. Today FD rates are 7.5%. If I take you 10 years from now at 2035, we would see FD rates coming at 4.5-5%. और 10 साल जोड़ दो, 30 years back, 30 years forward, we will be at 0% FD rate. What happens in insurance? I lock in a coupon between 7.5% for the next 30-35 years. That's the beauty. That could be my debt allocation. सो बेसिकली आप कह रहे हो एक एंडाउमेंट प्लान प्रेफर करना चाहिए यहाँ। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आए हैं आप सभी के लिए, जिनका नाम है दीपक वजीरानी। ये कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और सेलिब्रिटीज के पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाई रिच इज गेटिंग रिचर। The real estate developers will kill me after seeing this. Property has never gone down. Technically investment नहीं है वो, but there is certain real estate which could be an ego real estate. Without giving the names of builders, 2 real estate properties, one in Malabar Hill, one in Worli. I know clients 250 crore का प्रॉपर्टी लिया है किसी ने 150 crore का प्रॉपर्टी लिया है। It's more of ego buy. सर, तो ऐसी कोई 3 इंस्ट्रूमेंट्स या चीजें बता दीजिए जो एचएनआई यूज करता है, वो रिटेलर्स को पता नहीं है। It's called as a married woman's property act. I can park a substantial amount of money through the structure in an insurance where I'm the proposer. The beneficiary is my wife and children. इसमें whatever money I do, this money cannot be touched under any court of law. एक रिटेलर को इसका एक्सपोजर कैसे मिलेगा? So I think सो दीपक सर, शुरू से शुरू करते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर और एक एचएनआई के पोर्टफोलियो में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? So, Shubh, good question to start with. So, if you, अगर मैं कहना चाहूँ कि फ़र्क क्या है दोनों के पोर्टफोलियो में, आई थिंक देखने का नज़रिया अलग होता है दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होता है, दोनों के स्ट्रैटेजी दोनों की अलग होती है बहुत। एक एचएनआई अगर मैं देखूँ तो when he comes to his building of his portfolio, okay, there's a lot of thought that goes in building the portfolio. There's a lot of thought that goes कि ये पोर्टफोलियो मेरे बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अलाइन होना चाहिए, ये पोर्टफोलियो मेरे वैल्यूज के हिसाब से, जो फिलैंथ्रोपिक वैल्यूज जो मैं करूंगा आगे उसके नाम से अलाइन हो, सक्सेशन प्लानिंग कैसे होगी मेरी उसके हिसाब से अलाइन होना चाहिए। ये पोर्टफोलियो मेरे टैक्स ऑप्टिमाइज कितना कर सकूँ उस पे पोर्टफोलियो पे, सो दैट माई टैक्स स्ट्रक्चरिंग इज वेरी वेल लेवरेज ऑन द पोर्टफोलियो, वो होता है। If I similarly in the same breath, if I talk about a normal retail client, जो हम अगर रिटेल इन्वेस्टर की आपके मेरे से बात करते हैं, तो मेरा ये थॉट होता है जब डिजाइन करूंगा पोर्टफोलियो कि भाई मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दूं, थोड़ा पैसा मेरा बन जाए, एक थॉट थ्रू प्रोसेस ड्रिवन जो मेथोडिकल अप्रोच जो होता है, जो यहाँ पे यूज होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव एक्सेस, उनको एक्सेस होते हैं, काफी सारे एडवाइजर्स के एक्सेस होते हैं, इनके फैमिली ऑफिस एडवाइजर्स बैठे होते हैं इनको इनका पोर्टफोलियो डिजाइन करने में, जहाँ पे इनका रिस्क एपेटाइट, इनका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स अलाइंड होते हैं पोर्टफोलियो में, एक एचएनआई के इनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, इनके ये डिफाइंड होते हैं कि आज मुझे पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न जनरेट करना है, कितना प्रोटेक्शन करना है एसेट्स को। वो एक रिटेल इन्वेस्टर के इसमें इतना थिंक थ्रू नहीं होता, वो जाता है, अगर उसको इन्वेस्ट भी करना होता है तो ही विल एक्चुअली गो टू हिज बैंक जहाँ पे इसका अकाउंट खाता चलता है, ही विल गो टू हिज म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो होता है, एंड ही विल टेल हिम भाई तू बता कहाँ पे इन्वेस्ट करना है पैसे, मुझे ये थोड़ी लिक्विडिटी आई है और मुझे इसको डालना है पैसे को, तो उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से वो कॉल लिया जाता है उसके डिजाइनिंग में। ओके, आई थिंक उसकी गलती भी नहीं होती है, बिकॉज वो जिंदगी के जस्तोजहद में इतना बिजी होता है, वो बेचारा सुबह को काम पे जाता है, ऑफिस जाता है, अपना ऑफिस से रात को आता है, ही इज द ओनली ब्रेड एंड ऑफ द फैमिली, और उसके पोर्टफोलियो डिजाइन में उसकी जितनी लिमिटेड इंटेलिजेंस है, उसकी जितनी लिमिटेड नॉलेज है, जितने उसे पता है, जो वो पढ़ता है थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से वो अपने डिसीजंस अपने हिसाब से या अपने दोस्तों को पूछ के वो लेता है। जबकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बड़े थॉट थ्रू प्रोसेस, एक बड़े मेथोडिकल प्रोसेस अप्लाई होता है, एक स्ट्रक्चर, एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच होता है, जहाँ पे मैं कैसे हाईली लेवरेज कर सकूँ पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकूँ, जहाँ पे मेरा एग्रेसिव भी हो जाए, मेरा एक रिटर्न भी एक अच्छा मिल जाए, प्ले आउट द मार्केट स्टोरी, the India story. I also keep sufficient reserves to have liquid in the portfolio so that if I get any opportunities, I play that opportunity out. I also may have a large portion to debt allocated. I have certain portion to alternates.
I have certain portion allocated to my global diversification जहाँ पे मेरा globally diversify हो जाए. तो बहुत अलग तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है उनका. इनफैक्ट आपको ये बताऊं कि आप you'll be amazed that कितने बारी इनके अपने फैमिली ऑफिस सीईओज होते हैं जिनका 100% फुल टाइम जॉब है सिर्फ पोर्टफोलियो को संभालना, उसको मैनेज करना, उस पर रिटर्न जनरेट करना, एंड दे आर एम्प्लॉयड ऑन बिहाफ ऑफ द एचएनआई. प्लान में आपके 2 वर्ड्स मेरे को हाँ जी लगे सर. कि ग्रोथ और प्रिजर्वेशन ऑफ हाँ कैपिटल. जी सर. तो आप अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और या इवैल्यूएट कैसे करते हैं ऐसे क्लाइंट्स के लिए? राइट. सो शुभ, क्या होता है इसमें, opportunities keep coming in, because of the size of the client, it's because of the network that they come into. Opportunities आती रहती है, but when such an opportunity comes, अगर एक ऐसा कोई आता है जो हमको लगता है कि this is a good opportunity for the client to enter, park the money, there's a lot of evaluation that happens. Does this opportunity fit within my ethos of investment? Does it fit into my portfolio story which I want to build? How risky is the proposition? How much risk involved is involved in this proposition? What are the returns I will generate from this proposition? Okay, so there's a legal team that gets into action. There's a lot of deep dive that happens. अगर मुझे आज कोई एक proposition मिलती है which is a pre-IPO opportunity, अभी मुझे पता है ऊपर लिस्ट हो गया तो कंपनी का वैल्यूएशन अलग हो जाता है, the stock goes in a different direction, but आज a lot of opportunities come in the pre-IPO space as well. कि मुझे पता है ये, अगर मुझे प्रमोटर को मैं जानता हूँ कि भाई मेरा कंपनी, वो बोलता है मेरा कंपनी सर लिस्ट होने वाला आगे 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद लिस्टिंग पे ले जाऊंगा उसको. आज ये स्टॉक का वैल्यू बहुत ही, मेरे को लगता है इट्स वैल्यूएशंस आर वेरी गुड, और मुझे पता है कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर्स आए हैं, अंदर की स्टोरी पता है मुझे, बाहर नहीं पता है. सो आई नो दैट आगे आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ बड़ा पैसा. सो इसमें जब मुझे जाना होता है ऐसी कोई कंपनी में, ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट में आना होता है, सो आई एग्जैक्टली नो आई हैव टू सी, आई हैव टू रीड द बैलेंस शीट्स प्रॉपर्ली, आई हैव टू सी द numbers are not fudged, but a lot of time data is fudged. Data is kind of shown in a different way, right? So there's a team that gets into action to ensure that the numbers are right, the data is right, and when everything, all the checks and balances are done in place, then the investment is made. So it plays out in a different way. Similarly, a startup, if I tell you, it's a great startup we see, and we know that a lot of there's a round 2 funding that has already come in, and we want to come in that stage, or we want to enter the startup, and we know this is going to play out in a very big way. ये चीज बहुत आगे, it could become potential to become a unicorn. Okay. So I will, after doing my deep dive checks and balances I've done on the structure, on the investment, I will go and enter. So इसमें बहुत सारे legalities आती है, उनका टीम रेडी होता है, बहुत सारे एडवाइजर्स आके उनको एडवाइस करते हैं, लीगल टीम, उनका फ्रेमवर्क पूरा रेडी होता है, टैक्स स्ट्रक्चरिंग पे देखते हैं, हाउ टैक्स एफिशिएंट इज गोइंग टू बी. ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आती है इसमें, बहुत सारे ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का भी चांसेस आता है मेरे को कि मैं ग्लोबली, आज मुझे पता है कि लंदन, couple of some time back we saw London was reeling through a lot of downturn, right? So there were a lot of prime properties going at a very cheap pricing valuations, right? Dubai property price at what dirt cheap in Dubai. Now if I see Dubai का अगर मैं देखूं पूरा scenario, तो the entire financial hub was Hong Kong technically before China took over. सारा banking, सारा Hong Kong was a hub for Southeast Asia and Singapore. ये 2 कंट्रीज थे जहाँ पे सारा धंधा होता था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग, सारा बैंकर्स वहीं पर थे, बैठे होते थे. Slowly and steadily, if you see there's a paradigm shift that's happened, वो सब कुछ दुबई चला गया. So Dubai today has become the center of financial capital. DIFC देख लो अपना, right? So a lot of these HNIs could foresee that happening. Advisors told them, So I have advised so many clients, and Dubai today, look at the property rates, look at the way it's all over the place. आप लो, आप करो, prices ऊपर ही जा रहे हैं. So they see opportunities, they see diversification कैसे करें अपना, और वो हिसाब से बहुत एक स्टडी होती है, विजन होता है, और वो हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. तो सर अगर ये डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, हाँ जी सर, तो उनके पोर्टफोलियो में कौन से एसेट क्लासेस हमें देखने को मिलते हैं? और अगर मैं एक रिटेलर की बात करूं, तो यूजुअली कहा जाता है कि 10 to 15% गोल्ड रख लीजिए, बाकी इक्विटी में पार कर दीजिए, थोड़ा डेट रख लीजिए ताकि इमरजेंसी फंड में एक तरीके का लिक्विडेट कर पाए कभी भी. हाँ जी सर. और इन मतलब एक एचएनआई का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, क्योंकि सबको अमीर तो बनना ही है. ट्रू. सो अब आपको शुभ, आपको मैं इस पे थोड़ा एलैबोरेट करूं तो एक रिटेलर इन्वेस्टर, अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, आई विल बाइफरकेट माय पोर्टफोलियो इनटू, लाइक यू राइटली मेंशन्ड, इक्विटीज. ओके, आई कैन आल्सो प्ले आउट, have some good stocks, blue chip stocks, and do that. I don't personally do stocks myself. So what I would do is I would park my funds into large cap, mid cap, small cap, थोड़ा ज़्यादा allocation करूँगा. See, like I said, every client has a different risk appetite. If I know my risk appetite is a little higher and I want to play out the India story, so I know small and mid caps will play out
इन अ बेटर वे. सो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा. फिर थोड़ा हाइब्रिड फंड्स में करूँगा एंड फिर फाइनली आई पुट park some money in debt. Okay. Now I'll also elaborate this on debt as well. This would apply to both these both these HNI and retail as well. अब debt में करूँगा, then I will put some money in liquid, some percentage, 5-10% liquid money, because it's anytime money. If I want something, this could be my, एक option of अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ती तो मेरे 24 आवर्स में पैसा आया था बाहर मेरा. दूसरा ऑल्सो वाई लिक्विड, एंड यहाँ पे तो मैं बताऊंगा लिक्विड का रेलेवेंस कितना है. यहाँ पे मैं क्यों लिक्विड बोलता हूँ रखने. कल को मुझे कुछ जरूरत पड़ती है पैसे की, कुछ हो जाता है, कहीं पर भी कुछ फैमिली में कुछ हो जाता है तो पैसा मेरे पास अवेलेबल. दूसरा अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आता है मेरे पास, लाइक अभी 20% मार्केट करेक्ट हुआ था, राइट. सो I saw a lot of inflows from HNI category coming, strategically moving money, deployment happened. ऐसा नहीं कि पूरा 20% आया तो पूरा डाल दिया पैसा, नहीं, strategically डिप्लॉय किया पैसा, हम नहीं करवाया था पैसा उनको. बट यहाँ पे क्या होता है, एक पैनिक सिचुएशन आता है, तो यहाँ पे अगर उनको समझ आती है कि हाँ ये चलो 20% करेक्ट हुआ मार्केट, आगे तो ऊपर ही जाएगा, इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट कंप्लीटली, पीपल नो हाउ द प्लेयर इज गोना हैपन. तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चालू कर दिया हमने. सो ये इस हिसाब से ऑफ कोर्स गोल्ड, लाइक यू मेंशन, गोल्ड इज अगेन एज एसेट, आई कॉल इट. ओके, तो जब क्राइसिस होता है, व्हेन द क्राइसिस हैपेंस ग्लोबली, यू सी द गोल्ड स्टार्ट्स गोइंग अप. सो गोल्ड में थोड़ा एलोकेशन कर दिया, 5-10% गोल्ड में डाल दिया अपना. बाकी आई थिंक for 50-60% should be concentration on equities, then finally into insurance. तो एक मेरा एक renewable amount आ रहा है आगे आके मेरे को एक stable amount आता जाता है. And how insurance actually can be a big debt play off on the debt side is, अगर मैं आपको ले जाऊँ शुभ 30 साल पहले की बात करूँ, when I started my journey in banking 30 years back, the FD rates शुभ was about 14%, which I've seen. Okay, मैंने 14-15% के FD rates देखे हुए हैं. अगर मैं आपको 20 साल पहले ले जाऊँ, 10 साल निकाल दो वहां से, तो एफडी रेट्स केम डाउन टू अबाउट 10%, 10% होते थे एफडी रेट्स हमारे, 9-9.5% होते थे. 10 साल पहले ले जाऊँ, 20 साल और निकाल दूं आगे आपका मैं, तो एफडी रेट्स केम टू अबाउट 8.5%, 9%. टुडे एफडी रेट्स आर 7.5%. If I take you 10 years from now at 2035, we would see FD rates coming at 4.5-5%. Yes. 20 साल जोड़ दो उसमें आप, और 10 साल और जोड़ दो आगे, 3% पे will be अमेरिका, Yes. 2.5-3% पे आएगा, 3.5% पे FD rates आएगा, और 10 साल जोड़ दो, 30 years back, 30 years forward, we will be at 0% FD rates, maybe 1, maybe negative, like Japan. What happens in insurance primarily, I lock in a coupon between 7-7.5% for the next 30-35 years. That's the beauty. That could be my debt allocation. So वो लोगों को पता नहीं है, ये मैं कूपन लॉक इन कर देता हूँ, मेरे 30-35 साल तक मेरा कूपन लॉक इन हो जाता है. और ये इनफैक्ट ब्यूटी अबाउट दिस वाज 2 साल पहले ये टैक्स फ्री था, अंडर 1010D. आज टैक्सेबल हो गया है, बट 5 लाख फिर भी मेरा टैक्स फ्री के अंदर आता है, 5 लाख के ऊपर टैक्सेबल आता है मेरा. सो आई कैन एक्चुअली एलोकेट स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम माई फैमिली एंड पुट इट अंडर इंश्योरेंस एज अ टैक्स फ्री हेवन. तो 7.5-8% टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, लॉक इन होता है कूपन मेरा अगले 30 साल तक. तो इट इज नॉट बैड एट ऑल फॉर मी. सो बेसिकली आप कह रहे हो एक एंडाउमेंट प्लान प्रेफर करना चाहिए यहाँ पे. ट्रेडिशनल प्लान कर लो, एंडाउमेंट प्लान कर लो, यू कैन लुक एट लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर सकते हो. आपने 10-12 साल भरा, उसके बाद आपको एक रिटर्न आना चालू, कंसिस्टेंट रिटर्न आना चालू. सो टुमारो इवन इफ द मार्केट्स डोंट प्ले आउट, assuming there is a global crisis happening, okay, the markets go tank or correct in a very sharp way, ये आपका पैसा secured है, structured है, ये पैसा आता रहेगा. It's called, we mitigate risk by this. There's more on the debt side then. Okay, यही चीज अगर मैं HNI में ले जाऊं, अगर आपको बताऊं ये स्टोरी, so you ask me how do they do a diversification of exactly the same way, little bigger if I ask you, because यहाँ पे मेरा equity exposure थोड़ा stocks में आता है, largely funds में आता है, PMS में आता है, AF में आता है, category 2 funds में आता है मेरा. मैं real estate में डालता हूँ साहब काफी सारा पैसा. If I ask you, in Bombay real estate is very expensive, but there is certain real estate which could be a ego real estate also. If I without giving the names of builders, okay, now I'll tell you there are 2 real estate properties, one in Malabar Hill, one in Worli. Okay. अगर जो सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं कौन सा बात कर रहा हूँ. I know clients who've picked up a property worth 250 crores in Malabar Hill. 250 crore का प्रॉपर्टी लिया है किसी ने 150 crore का प्रॉपर्टी लिया है. ओके, वर्ली की मैं बोलूँ तो, एंड बिकॉज दिस इज बेसिकली द वे the property is, the way the structure is built, it's a very classy, it's like, I should have a property here. Okay. It's more of ego buying. It's more of that, ये property का रेट अगर आप देखोगे तो property has never gone down. It's been stagnant. वो sharply decline नहीं होता है.
So investment, technically investment नहीं है वो. It's more of a second home. It's more of a second. It's more of a, if I want to kind of upgrade my house, और you know एक 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 या लग्जरी हाउस में जाना है मेरे को, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आज बॉम्बे में होता है. I don't think it's an investment anymore, because the rates are very very overpriced, overvalued. That's what it's my personal opinion. I could be wrong. I think real estate developers will kill me after seeing this. But yeah, I think it's taken more. I think more it's taken because if I want to upgrade my lifestyle. Okay. Similarly, Worli, I know it's a very marquee property where people have bought properties at prices at 70 crores, 80, 100 crores, 120 crores. It's because of, like I said, एक structure बनाते हैं जिसमें उनका equity यहाँ पे properties में होता है, जहाँ पे इनका AIFs में होता है, जहाँ पे alternates बहुत बड़ा role play करते हैं for the upside, जहाँ पे इनका debt में काफी portion होता है, पे insurance के through MWPA. Now, you will ask me, Deepak, what is MWPA? तो ये क्या होता है? Now, if I tell you how the portfolio is structured for a HNI. मैं HNI में equities, debt, real estate, I'll put something into startups, I'll put something into through the LRS route, जहाँ पे $2.5 lakh per individual. वो सब करने के बाद I will also put some money into debt, जहाँ पे मैं insurance के through MWPA में इस structure wrap करता हूँ. Okay, now you say what is MWPA? It's called as a Married Women's Property Act. It is an act which was established in 1874 by the Britishers. Okay. It comes under insurance. Now, what does this act do? I can park a substantial amount of money through the structure in an insurance where I'm the proposer. The beneficiary is my wife and children, wife or children. Okay. इसमें whatever money I do, I invest. Okay. This money cannot be touched under any court of law in terms of any contingency. कुछ हो गया problem, अगर मेरे business में कुछ problem आ गया, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ डिस्प्यूट्स आ गया, दिस मनी विल नॉट बी टच्ड बाय एनीबॉडी. Okay. It's insulated from any attachments. It's insulated from any disputes. It cannot be touched under any court of law. It is that watertight. It's a trust that is formed, and the beneficiary will only get the proceeds and no one else. जहाँ पे मैंने जिसको असाइन किया वो पैसा है. So it is that watertight. So ये सब चीजें होती है एडवाइस के थ्रू. सो आज कल को मैं बिजनेस चलाता हूँ, कल को शुभ मुझे मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ समथिंग गोज बैड, माय पार्टनर डज समथिंग रॉन्ग. नाउ पहले क्या होता है, चीज अटैचमेंट होती है, चलो आपका अटैच कर दिया मैंने, पहले ये सब क्लियर हो जाएगा, बाद में कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन द मनी इज बिग देयर इज 100% बाउंड टू हैव डिस्प्यूट्स इन द फैमिलीज. कुछ डिस्प्यूट हो गया, पहले वाला कोर्ट बोलेगा आई एम गोना अटैच ऑल द प्रॉपर्टीज, पहले तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाद में बात करो, क्या राइट. दिस मनी, ओनली दिस मनी कैन नॉट बी टच्ड. इट इज दैट पावरफुल इन दैट. सो आई एम गेटिंग अ यील्ड ऑफ 7 to 8% on this, which is lock-in yield, like I mentioned to you, and I wrap it under MWPA. So this is completely taken care, protected for my family. If I feel आगे आके मेरे बच्चे मेरे बीवी को पूछेंगे नहीं, तो ये मैंने सिर्फ वाइफ को असाइन करके रखती है, प्रपोजर बेनिफिशियरी वाइफ को बनाती है. प्रपोजर तो मैं ही हूँ, पैसा तो मैं भर रहा हूँ, एंड आई डिसाइड द रेशियो कि मुझे बीवी को देना है, बच्चों को देना है, या किसको देना है मुझे. ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड, ये पावर ऑफ एडवाइस होता है सर. जो लोगों को सुना है लोगों ने शायद, लेकिन लोगों को पता नहीं कि इसका कितना पावर है इस एक्ट का. छोटे से छोटे इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू MWPA हो सकता है. इट इज ओपन टू एवरीबॉडी, बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो एडवाइस गिवन टू द क्लाइंट. एडवाइस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स. सो एक सही एडवाइजर होना सबके लाइफ में बहुत जरूरी है, जहां पे एक रिटेलर को पता होना चाहिए सर ये आज मुझे बताओ सर, अगर अवेलेबल है और आपको पता नहीं है और किसी ने एडवाइस दी, दैट्स द बिगेस्ट क्राइम दैट कैन हैपन. सर तो ये तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बिकॉज ऐसे एडवाइजर्स हायर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉस्ट भी है, और इतने छोटे अमाउंट के लिए इतना बड़ा एडवाइजर कोई आएगा भी नहीं. तो एक रिटेलर को इसका एक्सपोजर कैसे मिलेगा? सो आई थिंक आई एडवाइज, आई डोंट चार्ज अ डाइम. मैं किसी को ₹1 चार्ज नहीं करता हूँ. अगर कोई आता है मेरे पास, कोई एडवाइस लेने आता है, of course I charge the client in a different way, because that's the power of advice we give clients. But coming to retail, we normally, if I come across any client who wants advice, I will advise. I don't charge anything to client. We advise free, of course. क्या होता है, एक सही बंदा मिलना जिसको नॉलेज है, वो बहुत जरूरी लाइफ में होता है. बिकॉज क्या होता है, एक रिटेल क्लाइंट जो होता है, वो अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ होता है, इतना बिजी होता है. ही इज द ओनली ब्रेड एंड ऑफ द फैमिली. वो और अगर वाइफ भी कमा रहे हैं तो दोनों भाग रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चों को पालना है, एक घर लेना है. सबसे बड़ा सपना क्या होता है एक रिटेल क्लाइंट का? पहला घर लेना. ओके, वो घर लेना इतना बड़ा हो जाता है, अनलेस इज ब्लेस्ड दैट पेरेंट्स का घर है, घर एक आ गया मेरा,
यू नो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट देयर ओन, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, मुंबई में अपनी जिंदगी बनाने आते हैं, मेहनत करते हैं बहुत। तो उनका सबसे बड़ा लाइफ में जो एक व्यू पॉइंट होता है कि मैं अपना घर ले लूँ, उस घर लेने के चक्कर में सारी जिंदगी निकल जाती है। अब जो थोड़ी सेविंग बची कुची हो, वो सेविंग्स को सही जगह डिप्लॉय नहीं हो ओके इंसान का, तो वो पैसा ग्रो नहीं करता है। और वो मैंने बहुत चीजें अनफॉर्चुनेटली देखी हुई, यहाँ पे उनको एडवाइस सही नहीं मिली है ओके। ये भी ऑल्सो होता है कि एक रिटेलर, जो रिटेल क्लाइंट होता है, वो भावनाओं में बह जाता है। आज देखते हैं अरे मार्केट चल रहा है, दौड़ रहा है मार्केट, सब पैसा बना रहे हैं, चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, डाल दूं। उसको नॉलेज नहीं होती उतनी कि कब एंटर करना है, कब रोकना है। वो तो देखो टॉप और बॉटम तो किसी को नहीं मालूम है, किसी फंड मैनेजर को नहीं पता, नहीं मुझे पता है, लेकिन वी अंडरस्टैंड हाउ टू एवरेज एंड लेवरेज दैट, कब जाना है, कब प्रॉफिट्स बुक करना है, कब तो वो सही आदमी को सही चीज बतानी चाहिए। सो एक राइट वे में उनका अगर पोर्टफोलियो डिजाइन होगा, एक राइट वे में स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो उसका, कि भाई सर इतना एलोकेशन इक्विटी में कर लो, आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो, कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। एक सवाल, जितना आप सवाल पूछोगे उससे, उतना वो उसको आंसर आएंगे, उसके हिसाब से उसका पोर्टफोलियो डिजाइन होगा। कि चलो सर आप आज आप अगर 35 के हो, 30 ईयर्स के, 35 के, 40 ईयर्स के हो, आप 58 में रिटायर करोगे, 60 में रिटायर करोगे, उसके बाद क्या करोगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट करो जो आपको पैसा बढ़ते जाए और वहां से पैसा आपको आना चालू हो जाए। तो वो तरीके से आपके बच्चे आज इतने उम्र के हैं, ये फीस उनकी, आगे आके अगर अपना हायर एजुकेशन करते हैं तो कॉस्ट क्या आएगा उसका, आज का कॉस्ट क्या है। सो कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, तो वो सारा प्लानिंग एक अच्छा एडवाइजर कर सकता है उनके लिए। जो मे बी इट्स लैक ऑफ टाइम बिकॉज दे आर रनिंग फॉर देयर लाइफ, वी ऑल नो हाउ बॉम्बे लाइफ इज, राइट। सेकेंड इज ऑल्सो हाउ सीरियसली दे आर लुकिंग एट दिस। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको समझा जाता है। यू नो व्हेन आई सी when I sit with a client and talk on his portfolio, or when we make a strategic allocation to the portfolio, his kids and the generation next are sitting with me. They're sitting with the client. Okay. They are financially educated. They are made financially literate. कि भाई ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत बड़ा है, तो इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि कल को उसको कुछ पेट्रियज को कुछ हो गया तो इनको मालूम होना चाहिए कहाँ इन्वेस्टमेंट्स है, कहाँ हो रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, हाउ द डिसीजंस आर टेकन। सो यहाँ पे इनको समझाया जाता है, इनको एजुकेशन दे स्टार्ट गेटिंग एजुकेटेड वेरी अर्ली एज, जो पास ऑन होता है, जो यहाँ पे शायद नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे खुद को टाइम नहीं है उसको। सर वही मेरे को ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस लग रहा है, हाँ, क्योंकि रिटेलर जो एक है, ये एक आम आदमी है, हाँ उसके जी, सर। फैमिली में मतलब डाइनिंग टेबल पे पैसों की बात जब भी आती है सब हिचकिचा जाते हैं, हाँ जी, सर। वो इतना अच्छे से शेयर नहीं करते हैं। हाँ जी सर। और जहाँ पे आप बता रहे हो कि HNIs इतना खुल के अपने फ्यूचर का पैसा या एग्जिस्टिंग पैसा इतना अच्छे से डिस्कस करते हैं, हाँ जी तो सर। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को अपनानी चाहिए। हाँ जी, मतलब आई वुड एडवाइस, हाँ 100%। ताकि आपके बच्चे भी उतना ही फाइनेंशियल अवेयर हो आपकी करंट सिचुएशन के साथ और उनके गोल्स क्या हैं जिंदगी के। ट्रू, यू शुड एक्चुअली, बिकॉज मैंने देखा यहाँ पे वाइफ को कल को कुछ हस्बैंड को सडनली हो जाता है, वाइफ इज अनअवेयर, बीवी को कुछ पता नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया। आई हैव सीन सिचुएशन लाइक दैट वेयर शी डजंट नो कि इसका कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने कभी बताया नहीं वाइफ को अपने, उसने कभी बच्चों से डिस्कस किया नहीं, बिकॉज वो शायद नॉट दैट ही wants to hide, maybe he did not think that relevant. ठीक है ना, पढ़ा है, किया हुआ है, I'm here. But tomorrow what if you're not there? So your family has to be completely in sync with what you do. Like I know, I share everything with my wife. She knows all my accounts, she knows all my investments, she knows everything. Because I know tomorrow something happens to me. She should be aware and not taken for a ride. सर तो ऐसी कोई 3 इंस्ट्रूमेंट्स या चीज़ें या ऐसे एसेट्स बता दीजिए जो HNI यूज़ करता है और वो रिटेलर्स को पता नहीं है लेकिन वो भी यूज़ कर सकता है। पता नहीं तो ऐसा तो है नहीं, पता तो सबको होता है। आई थिंक मतलब जैसे रीट्स आपने एग्जांपल दिया, बहुत कम रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में आपको रीट्स दिखेगा। रीट्स है, सो दैट कुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ रीट्स हैज बीन अराउंड फॉर 20 इयर्स, यू नो, पिरामिड ने पहले चालू किया था रीट्स अपना। ओके, तो रीट्स इज एन इन्वेस्टमेंट, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में तो आप 10 लाख से चालू कर लो इन्वेस्टमेंट, ये उनको पता नहीं है, यू नो। They can also deploy the money smartly into different funds, you know, like funds के अंदर ही कर दो। PMS तो आप 50 लाख के ऊपर होता है, तो वो तो थोड़ा ऊपर हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, बट यू कैन डू डिप्लॉय। देखो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को एक स्ट्रैटेजिकली अपना पोर्टफोलियो डिफाइन करके लगाना है, कि मैंने थोड़ा लार्ज कैप्स में डाल दिया, थोड़ा हाइब्रिड में डाल दिया, थोड़ा लिक्विड में रख दिया। सो एक डेफिनेशन पोर्टफोलियो का बनाना है। दूसरा, आई थिंक देयर आर सर्टन, लाइक यू आई मेंशन्ड फ्रैक्शनल रियल एस्टेट हो गया, आज मुझे प्रॉपर्टी भी लेनी, तो मैं बड़ा डिप्लॉय क्यों करूँ पैसा। एक तो घर छत के लिए तो चाहिए मुझे,
या नहीं चाहिए, व्हाटएवर, दैट इज द ऑप्शन. बिकॉज टुडे आज का जेन जी देखेगा तो बोलेगा सर मैं तो रेंट पे रहूं, एक 25-50 हज़ार महीने का भरूं, बट आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ. तो वो फ्रैक्शनल के थ्रू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, फ्रैक्शनल के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ऐसे स्टार्टअप तो बोलूंगा नहीं, बिकॉज स्टार्टअप में सर क्या होता है कि ऑफ कोर्स द मनी डिप्लॉयड इज ह्यूज, एंड देन इट्स आल्सो रिस्क टेकिंग, बिकॉज ऑल स्टार्टअप्स डोंट वर्क आउट, यू नो. लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल फंडिंग जब तक आए, जब तक कोई इट कैचेस द बिग बॉय, और वो बिग बॉय आने के बाद तो पूरा गेम चेंज हो जाता है स्टार्टअप का, वैल्यूएशंस गो वेरी डिफरेंटली. सो वो भी है कि एक तो पैसा चाहिए सर, पैसे को बनाने के लिए पैसा चाहिए. सो व्हाट आई वुड एडवाइस हियर टू रिटेल क्लाइंट्स इज दैट बी इन्वेस्टेड इनटू फंड्स. ओके, डू द राइट सिलेक्शन ऑफ फंड्स. अभी आज 500 म्यूचुअल फंड्स है मुझे. ओके, सो डोंट गो बाय समथिंग दैट because last year's performance will not indicate future return to you, right? So see the trend of the fund manager has the fund played through all cycles. You know, how has it performed in the bear cycle? How has it performed in the boom cycle? You know, see the quality of the fund, see the AUM of the fund. उस हिसाब से अपना choice of investment लो. Have a right advisor in place who will advise you all these things. You know, do a wrapping of your insurance under MWPA. That portion is a debt portion. Like I said, MWPA, a lot of people are not aware of कि वो मैं भी कर सकता हूँ, you know, insurance के through. It's open for all technically. So 3-4 ऐसी चीजें हैं जो ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, पर इनको पता नहीं है. So I would love to, you know, through this platform, if they can be educated, why not? Sure. I'm happy to do that. बिल्कुल सर. एंड सर आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, हमें वो जानना है कि मतलब उसके अंदर कौन से एसेट्स है. सर मैं छोटा आदमी हूँ बहुत, ऐसा मेरे को तो कोई बड़ा पैसा मोटा पैसा है नहीं, बट आई थिंक आई हैव, ऑफ कोर्स आई हैव यू नो क्रिएट सम प्रॉपर्टी. सो एक रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो मेरा छोटा सा है, और बाकी आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो इज इनटू इक्विटीज. सर आप क्या ये परसेंटेज टर्म्स में बता सकते हैं किधर किधर कितना एक्सपोजर है. So my large part of my portfolio, I think it's about 70% in funds. I don't do stocks myself. मैं खुद नहीं करता हूँ stocks, because there's a lot of deep study that happens in stocks, and it's also very volatile, right? So I'm happy if my portfolio is delivering about 18% returns. See, and I think that's good enough. I'm beating inflation numbers by 3 times. So ये भी funds में अगर होता है तो क्यों नहीं? So my portfolio is largely diversified into funds. Okay, it's largely into small and mid caps. Okay, because that plays out well. Okay, in the long run. And yeah, so funds में मेरा ज़्यादा portfolio है, and of course I have some portion in insurance also to cover the debt under MWPA, and थोड़ा बहुत real estate है. So that is how the composition of the portfolio looks. Gold is a very small portion, maybe 3-4%, 5%. Okay, that play when I missed, just ran through. Okay, before you could think and before you could you know understand, just ran through. So I thought correction आएगा तब थोड़ा enter करूँगा, but I think it didn't give anybody a chance. It's just gone way above. So maybe I'll do a waiting game there, but I think that's what the construct is. I think if you're able to generate about 18% from your portfolio, I think that's good enough. और मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे कहूँगा कि greed and fear, there are two things that drive a human nature, right? तो जब मार्केट दौड़ता है, ऊपर जाता है, तो क्या होता है, दोनों तरफा बताता हूँ आपको. जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो बोलता है अरे बढ़ रहा है, चलो डालो पैसा डालो. ही गोज ऑल आउट. वो सारा अपना पोर्टफोलियो डाल देता है, उसके अंदर सारा पैसा, सारा लिक्विड डाल देता है, सो दैट ही कैन प्ले आउट. देखो, अमीर सबको बनना है, पैसे सबको बनाने हैं, बट पैसे तब बनते जब आपको डिसिप्लिन अप्रोच होता है आपका. बिकॉज व्हाट हैपेंस, यू सी व्हेन द मार्केट इज इन अपसाइड, तो दौड़ ही रहा है मार्केट, राइट? वीव सीन फ्रॉम 25,000 इन कोविड ड्रॉपिंग टू 86,000, राइट? वीव सीन द ह्यूज नंबर. उसमें अगर आप देखोगे तो 25,000 पे बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला था, फट गई थी लोगों की, अच्छी खासी फट गई थी, सबकी फट गई थी. ये कोविड में क्या होगा? ओके, यहाँ पे दिस साइड ऑफ द पोर्टफोलियो क्लाइंट्स, द HNI and ultra HNI families started deploying money. They went all in because 25-30 के नीचे क्या ही जाएगा मार्केट? कितना जाएगा? 20-15. अपसाइड कितना है? 50-60 पे तो गया था, बराबर. उसके बाद टूटा था मार्केट. So they know the upside, they believe in the India story. Similarly, in 2008, when the Lehman crisis happened, okay, I know the market from 21,000 went to 8,000. A lot of ultra HNI families pumped in humongous amounts of money. FIs put in money. और जब मार्केट 15,000, 17,000, 18,000 पहुंच गया था, तब रिटेल इन्वेस्टर्स आना चालू हो गए. So they've already played out the story. Similarly in COVID, the play out already happened. 50,000 के बाद रिटेल इन्वेस्टर आना चालू हो गए, बट इन्होंने ऑलरेडी इसको बना दिया, 40-50% रिटर्न बना दिया. सो आप देखोगे तो जब when there's a buying spree happening ना, that time you have to be very cautious and start exiting from the market.
And when the selling happens, panic happens, that is the time to buy. It's a reverse psychology that everybody should understand and play out, because that is exactly what happens. You see FIs start buying in when the markets are under panic mode. नीचे जाता है. This HNI start buying in that time. That is why they always keep 20-25% of the portfolio is always liquid. It's always in liquid because they all want this cash. So that कल को opportunity ऐसी आती है, business में आती है. If I want to buy out another business, if I want to pick up something, if I want to pick up. आप देखो 2020 में properties कितनी हुई, transactions कितने हुए properties के. Historically आप निकाल के देखो, बहुत सारे properties के transactions हुए because दाम बहुत गिर गए थे नीचे properties के. They have picked up prime properties. Correct. At distressed valuations because they were ready, they were sitting on cash. तो कैश का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस 100, that is why I'm saying keep money in liquid. Your money has to be some part of money in liquid so that when such opportunities come, start deploying money in the right way. That is how money is made. यस श्योर सर. आई गेस हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिला वैसे. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड एडवाइजिंग अस ऑन how to manage our portfolios better. It's indeed a pleasure having this podcast with you. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you, sir.